हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला की सजा पूरी। जेबीटी घोटाले में काट रहे थे सजा। तिहाड़ जेल प्रशासन ने चौटाला के वकील अमित साहनी को दी जानकारी। बीजेपी, जेजेपी और निर्दलीय विधायकों की संयुक्त बैठक। अब बीजेपी जेजेपी गठबंधन को टेंशन नहीं, फील्ड में उतरने को बनाई खास रणनीति। कर्णम मल्लेश्वरी को मिला बड़ा सम्मान। दिल्ली खेल विश्वविद्यालय की बनी पहली कुलपति। आयरन लेडी के नाम से हैं मशहूर। और ट्यूबवेल कनेक्शन नहीं मिलने का मामला। गुरनाम चढ़ूनी ने बोला जोरदार हमला। कहा 26 जून को बिजली बोर्ड का करेंगे घेराव। हरियाणा चौपाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। और अब खबरें विस्तार के साथ। जूनियर बेसिक टीचर यानी कि जेबीटी भर्ती घोटाले के मामले में 10 साल की सजा काट रहे हरियाणा के पूर्व सीएम ओम प्रकाश चौटाला अब तिहाड़ जेल से रिहा हो सकते हैं। तिहाड़ जेल प्राधिकरण ने उनके वकील अमित साहनी को जानकारी दी कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जेबीटी मामले में अपनी सजा को पूरा कर दिया है और वे विशेष छूट के पात्र हैं। ऐसे में आने वाले दिनों में उनकी विधिवत रिहाई की प्रक्रिया पूरी हो सकती है। उनके वकील ने बताया कि चौटाला की सजा पूरी हो चुकी है, कुछ कागजी कार्रवाई बची है। वे पूरी होते ही आधिकारिक तौर पर रिहाई के आदेश जारी हो जाएंगे। तो वहीं इसकी जानकारी मिलते ही चौटाला के समर्थकों में खासा उत्साह देखा जा रहा है और एक दूसरे को लड्डू बांटे गए। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की जो केस था वो आज खत्म हो चुका है। आने वाले टाइम में जब भी उनके पास टाइम होगा वो जेल के अंदर जाएंगे और अपने साइन कर देंगे और वहां से रिहा मानने जाएंगे। हमारी पार्टी को जो ताकत मिलेगी, हमारे भाई अभय सिंह चौटाला जी को जो ताकत मिलेगी, हमें गदगद हैं सभी कार्यकर्ता और हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं और आप सभी से भी प्रार्थना करते हैं। आने वाला टाइम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का होगा। अब भाई अभय सिंह चौटाला जी को भी पूरा सहयोग और समर्थन मिलेगा। उन्हीं के झंडे के नीचे इन लोग पार्टी तरक्की करेगी। ओम प्रकाश चौटाला जी के हाथ में कमान होगी और सभी कार्यकर्ता, इवन अभय सिंह चौटाला जी वह हमारे प्रदेश अध्यक्ष, सभी कार्यकर्ता उनके नीचे काम करेंगे और हमारी पार्टी दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगी। कार्यक्रम के ऊपर कार्यक्रम होंगे और 25 सितंबर का जो भाई अभय सिंह चौटाला जी ने क्लियर किया था, 25 सितंबर को हम अपना 25 सितंबर चौधरी देवीलाल जी का जन्मदिन बड़े धूमधाम से मनाएंगे और ये भी खुशी उसके अंदर हमारी शामिल होगी। आप सभी से मेरी प्रार्थना है, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की दीर्घ आयु की, बहुत लंबी उम्र की कामना करें। दिल्ली सरकार द्वारा हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी की स्पेशल रिमिशन मंजूर कर ली गई है। इस बारे तिहाड़ जेल से मुझे एक ऑफिशियल कम्युनिकेशन प्राप्त हुआ कि चौटाला जी की स्पेशल रिमिशन मंजूर हो गई है और उनकी रिहाई स्वीकार कर ली जाएगी। इससे पहले हमने दिल्ली उच्च न्यायालय में उनकी रिहाई के बारे में कई याचिकाएं डाली। दिल्ली उच्च न्यायालय ने समय समय पर उनकी पैरोल को एक्सटेंड किया और दिल्ली प्रशासन को और दिल्ली सरकार को कहा कि उनकी रिहाई क्यों नहीं बन रही, जबकि उनके सारा पैरामीटर फुलफिल हैं। फाइनली दिल्ली सरकार द्वारा उनकी स्पेशल रिमिशन को मंजूर करके और उनकी रिहाई के बारे में आदेश जारी करे हैं और इसके बारे में हमें एक ईमेल द्वारा सूचित किया गया है। चौटाला जी को फॉर्मली तिहाड़ जेल विजिट करना होगा पेपर वर्क की फॉर्मेलिटी के लिए, जिसके बाद उनकी रिहाई फाइनली कर दी जाएगी।
आपको बता दें, ओम प्रकाश चौटाला अब तिहाड़ जेल से रिहा हो सकते हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए अंबाला से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकुर कपूर फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अंकुर, हरियाणा की सियासत के बड़े खिलाड़ी माने जाते हैं ओपी चौटाला, जिनकी जो सजा है वो पूरी हो चुकी है। अब ऐसे में क्या लगता है, क्या अब हरियाणा की जो सियासत है उसमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गर्मी आ सकती है, और ऐसे जो नए समीकरण है उसके क्या कुछ आसार नजर आते हैं? बिल्कुल, अगर हरियाणा की राजनीति के गलियारे की बात की जाए तो जो हरियाणा की राजनीति के गलियारे हैं वो समीकरण काफी सूत्रों से जो जानकारी मिल गया काफी चेंज होते दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि सुबह से जो खबर आ रही थी, जो जेबीटी भर्ती घोटाला है उसमें जो हरियाणा के जो पूर्व उप मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला है उनकी सजा पूरी हो चुकी है। और जो तिहाड़ जेल में ओम प्रकाश चौटाला के जो वकील हैं, जब हमने उनसे बातचीत की तो उन्होंने बताया कि ओम प्रकाश चौटाला की जो कागजी कार्रवाई है उसको करने में जुटे हुए हैं और कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद ओम प्रकाश चौटाला को जेल से रिहा कर दिया जाएगा। कि उसके बाद हम बात करें, जो ओम प्रकाश चौटाला है वो 10 साल की जो सजा मंगलवार रात को पूरी हो गई थी। जो चौटाला है उनके वकील जो है अमित सहानी, उन्होंने यह जानकारी दी है कि चौटाला की सजा पूरी हो गई है और पैरोल पर होने के कारण जेल से बाहर जल्दी ही आ जाएंगे, लेकिन कुछ कागजी कार्रवाई पूरे होते ही आधिकारिक तौर पर वो रिहा हो जाएंगे। अगर बात करें जेपीटी घोटाला, जो 2013 में पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला को जो 10 साल की सजा सुनाई गई थी, उसके बाद 2018 में केंद्र सरकार का एक नियम बना था कि 60 साल या उससे अधिक पुरुष कैदी जो भी होंगे उनकी आधी सजा पूरी, उनकी जो सजा है उन्हें माफी दी जाएगी। विशेष माफी योजना के तहत उनको ओम प्रकाश चौटाला है उनको इसके साथ जोड़ा जा रहा है। और अगर हम बात करें, जो हरियाणा के डिप्टी सीएम है दुष्यंत चौटाला, ये उनके दादा है और दुष्यंत इनेलो से अलग होकर जवाबी मिला चुके हैं, जबकि ओम प्रकाश अभी इनेलो के साथ ही है। अगर हम बात करें कि क्या था जेपीटी घोटाला, तो नवंबर 1999 में जो हरियाणा में 3,206 शिक्षक पदों का विज्ञापन जारी हुआ था, उसके बाद अप्रैल 2000 में रजनी शेखर सिब्बल को प्राथमिक शिक्षा निदेशक नियुक्त किया गया था। तो इन सारे मामलों को लेकर जब ये जेपीटी घोटाला था ये शुरू हुआ था, तो उसको लेकर आज 10 साल बाद जो इनकी सजा है वो पूरी हो गई है और जो मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला है कागजी कार्रवाई के बाद जल्द जेल से रिहा हो सकते हैं। अंकुर, जिस तरह से आपने पूरे राजनीतिक करियर की यहाँ पर बात की, जाहिर है ऐसे में चौटाला जो है वो अब हरियाणा में राजनीति जो है उसमें खुलकर ओपी चौटाला उतर सकते हैं। और अब तक जिस तरह से किसान आंदोलन की बात करें तो उसमें कांग्रेस नेता जो हैं वही ज्यादा एक्टिव नजर आ रहे थे, लेकिन अब क्या माना जाए, चौटाला के इसमें खुलकर एक्टिव होने के कहीं ना कहीं यहां पर संकेत माने जा सकते हैं? और क्या जेजेपी की जिस तरह से आपने बात की, जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल है, उनके बीच में नई जो सियासत है वो भी अब शुरू हो सकती है आने वाले वक्त में? बिल्कुल, जो अभी तक जैसे ही ओम प्रकाश चौटाला की जो सजा है मंगलवार रात को जब पूरी हुई है, उसके बाद जो हरियाणा के जो राजनीतिक गलियारे से खबरें सामने आ रही है कि काफी कुछ चेंज देखने को मिल सकता है। जो इस समय हरियाणा की जो सियासत है, जो किसान आंदोलन पर सबसे बड़ी सियासत चल रही है, वो उसमें भी बड़ी भागीदारी ले सकते हैं। अगर बात करें ओम प्रकाश चौटाला की, तो हरियाणा के जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला है ये उनके दादा है और दुष्यंत ने इनेलो से अलग होकर अपनी जसपा पार्टी अलग से बनाई थी, लेकिन जो ओम प्रकाश चौटाला है वो अब भी इनेलो के साथ है। यानी कि कह सकते हैं कि हरियाणा की जो राजनीति गिरारी है, इनेलो जो काफी नीचे दब गई थी, अब उसको लेकर वो काफी उभरती हुई सामने आएगी। इन सारी चीजों को देखते अब यही माना जा रहा है कि जो किसान आंदोलन पर सबसे बड़ी सियासत चल रही है, ओम प्रकाश चौटाला इस पर क्या दांव खेलेंगे। अंकुर, जिस तरह से आपने यहाँ पर इनेलो की बात की, आपने यहाँ पर जेजेपी की बात करी, अगर हम पिछले दिनों की बात करें तो कांग्रेस या फिर इनेलो के बीच में जो नजदीकी की कयासबाजी चल रही थी, क्या अब इस मामले में किसी तरह की जो स्थिति है वो साफ होती हुई नजर आ रही है? बिल्कुल, अगर हम बात करें यहाँ पर किसान आंदोलन की जो सबसे बड़ा इस समय मुद्दा बना हुआ है पूरे देश के लिए, हरियाणा पंजाब सारी जगह के लिए बना हुआ है, उसके बाद जो अभी इनेलो जो कई वर्कर है जिनके साथ मेरी उनसे बातचीत हुई है, वो खुलकर सामने तो नहीं बोल रहे हैं, लेकिन फोन पर उन्होंने यही बताया है कि किसान आंदोलन जिस पर सबसे बड़ा एजेंडा रुका हुआ है, ओम प्रकाश चौटाला बाहर आते सारी किसानों से बातचीत करेंगे और बड़ा दांव खेलेंगे इनेलो के साथ चलकर, क्योंकि जसपा और वो पहले ही अलग चुके हैं। ये अभय चौटाला के साथ मिलकर आगे की रणनीति तय करेंगे।
कि आगे क्या प्रक्रिया रहेगी और जल्दी ही इनेलो को और मजबूत किया जा सके। इन सब सारी चीजों को लेकर किसानों के आंदोलन के समर्थन में ओम प्रकाश चौटाला के जो छोटे पुत्र है अभय सिंह चौटाला हरियाणा विधानसभा की सदस्यता से ये इस्तीफा दे चुके हैं और राज्य के किसानों पर अपनी पकड़ के कारण कहीं ना कहीं अब कहा जा सकता है कि इनेलो इसमें ज्यादा सक्रियता की भूमिका में नजर आ सकती है। धन्यवाद अंकुर तमाम जानकारी देने के लिए, हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़ने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। द आयरन लेडी के नाम से मशहूर भारत की पहली महिला ओलंपिक मेडल विजेता कर्णम मल्लेश्वरी को बड़ा सम्मान मिला। उन्हें दिल्ली सरकार ने दिल्ली खेल विश्वविद्यालय का पहला कुलपति नियुक्त किया है। हरियाणा की यमुनानगर के रहने वाली मल्लेश्वरी ने सिडनी ओलंपिक 2000 में वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। मल्लेश्वरी ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला है और उनका रिकॉर्ड आज तक बरकरार है। मल्लेश्वरी को 1994 में अर्जुन पुरस्कार और 1999 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 1999 में पद्मश्री पुरस्कार से यह सम्मानित की गई। मल्लेश्वरी अब एफसीआई में बतौर मुख्य महाप्रबंधक कार्यरत हैं। मल्लेश्वरी परिवार के साथ ही जगाधरी के सेक्टर 18 में रहती हैं। उन्होंने 25 साल की उम्र में सितंबर 2000 में सिडनी ओलंपिक में कुल 240 किलोग्राम में स्नैच श्रेणी में 110 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 130 किलोग्राम भार उठाया। इस तरह से वे ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उनकी ऐतिहासिक उपलब्धियों की वजह से उन्हें द आयरन लेडी के नाम से जाना जाता है। भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी लगातार गठबंधन सरकार पर हमला कर रहे हैं। चढ़ूनी जहां लगातार किसान आंदोलन को लेकर हमला करते हुए नजर आते हैं और किसानों को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसी बीच चढ़ूनी ने सरकार पर जोरदार हमला बोला। चढ़ूनी ने कहा कि 80,000 से ज्यादा किसान ट्यूबवेल का कनेक्शन लेने के लिए भटक रहे हैं और सरकार किसानों की परेशानी पर ध्यान ही नहीं दे रही, बल्कि सरकार ने किसानों को परेशान करने के लिए अलग अलग तरह के नियम बना दिए। अब ऐसे में चढ़ूनी से ज्यादा किसानों को एकजुट करने की कोशिश है। चढ़ूनी ने कहा कि 26 जून को बिजली बोर्ड का घेराव किया जाएगा और किसानों की मांग को पूरी करने के लिए दबाव बनाया जाएगा। आपको पता है कि हरियाणा के अंदर करीब 80-85 हजार कनेक्शन पेंडिंग हैं, ट्यूबवेल कनेक्शन, जिन्होंने कई साल पहले सिक्योरिटी भरी है, कई साल पहले पैसे जमा करवा चुके हैं, लेकिन अभी तक कनेक्शन नहीं दिया गया है। और कई साल पहले आप हिसाब लगा सकते हैं, कई साल पहले बोर कराया है, 3-4 साल हो गए हैं, इतने में तो बोर भी बैठ जाता है, वो पैसे भी उसके बेकार हो जाएंगे। पैसे जमा करवा दिए हैं, सरकार कहती है हमारे पास सामान नहीं है, सामान के पैसे जमा करवा दिए, कह दिया है कि जहां 100 फुट से गहरा पानी है वहां पे कनेक्शन नहीं देंगे, और कई तरह की शर्तें लगा दिया। डार्क जोन है उसमें कनेक्शन नहीं देंगे। एक लाइन खींची है, उस पे 4 ट्यूबवेल है, चारों ट्यूबवेलों से अलग अलग खर्चा ले रहे हैं। मोटर बोल दिया है 5 स्टार चलेगी, पहले एक ही कंपनी जब 7 कंपनियां करती हैं, उल्लू बना दिया है किसानों का, कभी इधर भागता है कभी इधर भागता है। उस सरकार कहती है हमने ठेका दे दिया है कनेक्शन देने का, ठेकेदार कहता है मेरे पास लेबर नहीं है, ठेकेदार कहता है हमारे पास सामान नहीं है। जब ज्ञापन देने जाएंगे पंचकुला में, गुरुद्वारा नाडा साहब में इकट्ठे होंगे, और जब ज्ञापन देने जाएंगे गवर्नर को, ज्ञापन देने के बाद वहीं पे सेक्टर 6 में हेड ऑफिस है बिजली बोर्ड का, उसके बाद उनका घेराव किया जाएगा। और सभी जो बिजली के कनेक्शन वाले हैं, मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि एक ट्यूबवेल कनेक्शन वाला एक गाड़ी और 5 आदमी लेके 26 तारीख को 10 बजे नाडा साहब गुरुद्वारा पहुंचे। बिजली बोर्ड का घेराव 26 तारीख को बिजली बोर्ड का घेराव किया जाएगा। हरियाणा चौपाल में खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। हम यहां पर रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरनामा, खबर से असर तक शाम 5 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर।
की दूरी निभाना है, सबको टीका लगवाना है, कोरोना को हराना है। और वैक्सीन लगाने में मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। गवर्नमेंट ने काफी अच्छी व्यवस्था की हुई है यहाँ पर, और मैं सबसे यही कहूंगा कि सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए। और उसमें कोई भी ऐसा डर या कोई ऐसी चिंता वाली विषय की बात नहीं है। मैंने टीका लगवाया है जीत का, आप भी लगवाइए। टीका ही दिलाएगा जीत, टीका जीत। आज मैंने कोरोना से जीतने के लिए टीका लगवाया, आप लोग भी लगवाएं, सुरक्षित रहें। मैंने लगाया है टीका जीत का, आप भी लगवाइए। चलो टीका लगवाएं, कोरोना को हराएं। निःशुल्क टीकाकरण अभियान में 18 वर्ष से अधिक उम्र वालों के लिए टीका लगवाकर सुरक्षा कवच बनाएं। cowin.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करवाएं। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्र धर्म रात 8 बजे सिर्फ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हरियाणा में बीजेपी और जेजेपी गठबंधन अब किसान संगठनों के आंदोलन की परवाह नहीं करेगा और मैदान में उतरेगा। इसके लिए बीजेपी जेजेपी गठबंधन और इसके समर्थक विधायकों ने फील्ड में उतरने के लिए खास रणनीति बनाई है। बीजेपी जेजेपी और निर्दलीय विधायकों ने न केवल अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों में गति लाने की प्रतिबद्धता जाहिर की, बल्कि प्रदेश सरकार ने पंचायत को पावरफुल करते हुए विधायकों और सांसदों को उनकी समस्याओं के समाधान का प्रहरी बनने का विकल्प दिया। हरियाणा सरकार जल्दी जन सहायक के नाम से एक ऐप लॉन्च करेगी, जिसमें प्रदेश का कोई भी व्यक्ति अपनी समस्या को अपलोड कर सकता है। अधिकारियों को इन समस्याओं के समाधान के लिए समयबद्ध तरीका अपनाना होगा। हरियाणा के रोहतक जिले में वैक्सीन लगवाने में सबसे आगे पुरुष हैं। अभी तक 1,32,982 पुरुषों ने कोरोना वैक्सीन लगवाई है, तो वहीं महिलाओं की संख्या 1,12,277 तक है। जिले में महामारी से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के जरिए अब तक 29,138 डोज दी जा चुकी है। हेल्थ केयर वर्कर को अब तक 22,670 डोज दी जा चुकी है। इसी तरह से फ्रंटलाइन वर्कर को 17,231 डोज दी जा चुकी है और इसी तरह से 18 से 44 आयु वर्ग में 70,165 डोज लगाई जा चुकी है और इसी तरह 45 से 60 आयु वर्ग में 88,376 डोज लगाई जा चुकी है। जिला टीकाकरण अधिकारी डॉक्टर अनिलजीत त्रेहान ने बताया कि जिले में मंगलवार को कोविशील्ड की 1,821 और कोवैक्सीन की 289 डोज लगाई गई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के अवसर पर पलवल के नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम में साइकिल रैली का आयोजन किया गया। जिला शिक्षा अधिकारी अशोक कुमार बघेल और जिला खेल एवं युवा कार्यक्रम अधिकारी मैरी मसीह ने हरी झंडी दिखाते हुए साइकिल रैली को रवाना किया। इस दौरान मैरी मसीह ने बताया कि खिलाड़ियों ने साइकिल रैली निकालकर लोगों को संदेश दिया है कि साइकिल चलाने से स्वास्थ्य ठीक रहता है, लोगों को रोजाना साइकिल चलानी चाहिए। 23 जून 2021 को हम आज ओलंपिक दिवस, इसका लक्ष्य है कि हमारे जो बच्चे ओलंपिक्स में जा रहे हैं उनको शुभकामनाएं देना। साइकिल रैली हम इसलिए करा रहे हैं ताकि फिटनेस रहे और उसके बाद ये है कि उसके बाद हम पौधारोपण करवाएंगे। पौधारोपण भी हम इसीलिए करवा रहे हैं ताकि वो वृक्ष हैं जो ओलंपियंस के पेरेंट्स के द्वारा, उनके अभिभावकों द्वारा, उनके रिश्तेदारों द्वारा पौधारोपण करवाया जाए, ताकि जिस तरीके से हम हरा भरा देश अपना मांगते हैं उसी तरीके से हमारे काफ़ी मेडल ओलंपिक्स में आए और उसकी सभी को, ओलंपियंस को सभी को शुभकामनाएं दी जाए। तीन कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर चल रहे आंदोलन के बीच आंदोलनकारी नेता राजनीतिक अंदाज में सरकार पर निशाना साध रहे हैं। उनकी तरफ से आंदोलन के बीच गैर किसानी मुद्दे खूब उछाले जा रहे हैं।
विपक्षी दलों की तरफ से हर मामले में सरकार पर कोई ना कोई आरोप लगाए जा रहे हैं। कुछ मामले ऐसे भी हैं जिनमें सरकार को जिम्मेदार ठहराने के लिए आंदोलनकारी हकीकत से मुंह भी मोड़ रहे हैं। टिकरी बॉर्डर के मंच से कई वक्ता इन दिनों सरसों का तेल महंगा होने को आधार बनाकर सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, लेकिन सरसों का तेल महंगा क्यों है इसकी वजह बताने से परहेज किया जा रहा है। जब सरसों का भाव खुले बाजार में 7,000 प्रति क्विंटल तक पहुंच गया तो जाहिर है कि बाजार में इसका तेल भी महंगा होना था। खुले बाजार भाव में सरसों बेचकर किसानों को तो फायदा हुआ, लेकिन अब उसी महंगी सरसों का तेल सस्ता कैसे मिले? जाहिर है कि महंगी सरसों का तेल के दामों पर असर पड़ा। और इतना ही नहीं, हाल ही में सरकार की तरफ से राशन में सरसों के तेल के एवज में निर्धारित राशि गरीबों के खाते में डालने की प्रक्रिया पर तर्ज किया जा रहा है कि गरीबों को राशन में सरसों का तेल भी सरकार नहीं दे रही। मगर दूसरी तरफ सच्चाई यह है कि जब सरकार को निर्धारित एमएसपी पर किसानों ने अपनी सरसों की फसल बेची ही नहीं तो सरकार के पास तेल भी कहां से आएगा? महंगे पेट्रोल डीजल से त्रस्त एनसीआर के वाहन चालकों को सीएनजी आधारित वाहन चलाने का सुख दूर होता जा रहा है। हरियाणा एनसीआर में पेट्रोल डीजल के साथ ही सीएनजी की कीमतों में लगातार वृद्धि हो रही है और इस कारण वाहन चालकों की मुसीबत बढ़ चुकी है। दिल्ली में सीएनजी का भाव 43.40 रुपए प्रति किलोग्राम है, तो हरियाणा के प्रमुख शहरों और एनसीआर में शामिल हरियाणा और उत्तर प्रदेश के शहरों में सीएनजी दिल्ली से 7 से 16 रुपए प्रति किलोग्राम तक महंगी है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में हमेशा सीएनजी सस्ती रहती थी। अक्टूबर 2019 में फरीदाबाद में सीएनजी की दर की अगर बात करें तो 45 रुपए 8 पैसे प्रति किलोग्राम थी, जबकि दिल्ली में 46 रुपए 60 पैसे प्रति किलोग्राम थी। फिलहाल दिल्ली में सीएनजी की दर कम होने के पीछे टैक्स की कमी बताया जा रहा है। अंबाला छावनी के मेडिकल कोर में तैनात कैप्टन साक्षी आत्महत्या के मामले में छावनी पुलिस ने पति स्क्वाड्रन लीडर नवनीत को गिरफ्तार कर लिया। इस मामले में साक्षी के भाई सौरभ और मां ने थाने में शिकायत दी थी कि बेटी के ससुराल वालों ने उसे मार डाला। सौरभ ने बताया कि साक्षी ने 21 जून को मायके फोन कर कहा कि पति स्क्वाड्रन लीडर नवनीत उसे काफी टॉर्चर कर रहा है और अब उसका यहां पर रहना मुश्किल है। वे बेटे दिव्यांश को लेकर दिल्ली आ रही है, लेकिन मायके वालों को अगले दिन यह सूचना मिली कि साक्षी ने सुसाइड कर लिया। स्वजनों का आरोप है कि नवनीत ने दहेज के लिए साक्षी की हत्या की। पुलिस ने मृतका के भाई सौरभ की शिकायत नवनीत शर्मा, लक्ष्मी शर्मा, चितराम शर्मा, मोहित शर्मा के खिलाफ केस दर्ज करते हुए कार्रवाई को शुरू कर दिया है। जो ये कैप्टन साक्षी है, इनके परिजनों की तरफ से कल हमें शिकायत प्राप्त हुई थी कि भाई इसके घर वाले द्वारा मारपीट करके कुछ मांग करता था उससे कि वो इसको लेके उसने सुसाइड किया है। तो इसकी रिगार्डिंग हमने केस रजिस्टर किया है, तो उसकी हम कार्रवाई कर रहे हैं अभी। सर देखिए, इसमें हमने पोस्टमार्टम करवा के बॉडी जो है इनके परिजनों को हैंडओवर कर दी है और जो कैप्टन है हमने उसकी गिरफ्तारी कर ली है, उसकी हमने अरेस्ट कर लिया। बाकी पूछताछ करें और मुकदमे की जो है जाँच अभी जारी है। देखिए वहाँ CCTV कैमरा जो इंस्टॉल किए गए हैं, लेकिन अभी वो जांच का विषय है, वहाँ से सब चीज़ें रिकवर की जाएंगी। बाकी हम लैब में भेज के डाटा रिकवर किया जाएगा। जो भी केस से रिलेटेड होगा तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। देखिए अभी ये जो मुख्य आरोपी है उसकी हमने आज गिरफ्तारी की है। बाकी अभी जांच का विषय है, जल्दी उनकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। हरियाणा में मंगलवार तक 79,69,595 लोगों का टीकाकरण हो चुका है। आपको बता दें, मेगा ड्राइव के चलते योग दिवस पर 6,27,136 लोगों को टीकाकरण किया गया और कुल संख्या 76,59,624 तक पहुंच गई। जारी बुलेटिन के अनुसार 30,09,971 लोगों का टीकाकरण हुआ। आपको बता दें, इसके पहले प्रदेश में वैक्सीनेशन की गति धीमी चल रही थी। केंद्र की ओर से वैक्सीन भी कम मिल रही थी, लेकिन मेगा ड्राइव के बाद इसमें गति आई। अब तक गुरुग्राम में सबसे ज्यादा 12,33,160 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है, जबकि सबसे कम नूह में 96,575 का टीकाकरण हुआ है। उधर हरियाणा के फरीदाबाद में सरकारी जमीन को बेचकर खाने वाले भूमाफियाओं का खेल अब भी जारी है। एक ऐसा ही मामला फरीदाबाद से सामने आया,
जहां पर भूमाफिया के लोगों ने विश्वकर्मा चौक के पास पहुंचकर एक व्यक्ति से बकाए पैसों की मांग की। पैसे ना देने पर उसके साथ जमकर पिटाई की। स्थानीय लोगों ने जब विरोध किया तो वह बाइक को लेकर फरार हो गया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस अभी तक उक्त भूमाफिया की तलाश नहीं कर पाई है। तो हरियाणा के फरीदाबाद का यह मामला, जहां पर सरकारी जमीन को लेकर खाने वाले जो भूमाफिया हैं उनका जो खेल है वो लगातार जारी है। यह मामला जो है यह फरीदाबाद का है, जहां पर भूमाफिया के लोगों ने विश्वकर्मा चौक के पास पहुंचकर एक व्यक्ति से बकाए पैसों की मांग की और पैसा ना देने पर उसके साथ जमकर मारपीट भी की। स्थानीय लोगों ने जब इस बात का विरोध किया तो वो बाइक लेकर फरार हो गया। इस वीडियो के वायरल होने के बाद भी पुलिस अभी तक भूमाफिया की तलाश जो है वो नहीं कर पाई है। और इसी के साथ ही हरियाणा चौपाल में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ANB न्यूज।